आज का ये लेक्चर हमारा रहने वाला है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में। ओके, आज हम बात करेंगे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये तो और अच्छे से अगर आप इसको बोलना चाहो तो इसका नाम है कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी, क्योंकि हम इसमें लेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लेजर लाइट का यूज़ करते हैं। This includes a family of techniques that essentially have two parts, ऑप्टिकल सेक्शनिंग एंड कॉन्फोकल। ऑप्टिकल सेक्शनिंग और कॉन्फोकल को हम अलग अलग से देखेंगे। ऑप्टिकल सेक्शनिंग क्या है, देखो। फर्स्ट, आप इमेजिन करो आपके पास क्या है, और आपके पास है एक स्पेसिमेन है। एक स्पेसिमेन है जिसकी मोटाई कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, लेट्स सपोज अराउंड, कुछ भी मान सकते हैं हम मान लेते हैं 6 माइक्रोमीटर। हम उसको 3 माइक्रोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बस मान लिया उसकी थिकनेस कितनी है, 3 माइक्रोमीटर। आप नैनोमीटर में मान तो आपको जो मानने मान लो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अब देख लिया कि हाँ, ये जो स्पेसिमेन है हमारा, ये थिक स्पेसिमेन है। कैसा स्पेसिमेन है, थिक स्पेसिमेन है। तो इसका इमेज को लेने का नया तरीका हमने ढूंढा क्या। अब ये जो 3 माइक्रोमीटर का जो हमारे पास सैंपल है, क्या करो ना, इसको स्लाइस करो, इसके स्लाइसेस करो, ठीक है ना। अराउंड इसके 92 लेके 100 स्लाइसेस, 90 से 100 स्लाइसेस, 90 से 100 सेक्शंस ले लो इसके, ठीक ना। देखा होगा स्कूल में आपको, आपने स्कूल में किया होगा स्टेम की बिल्कुल पतली पतली सी इस सेक्शन काटते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें यही करना है, ठीक है। अब हमें क्या किया, हमने इस स्पेसिमेन के बहुत सारे स्लाइसेस कट कर लिए। कट नहीं करना है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हमें चाकू से कट करना पड़ता है। हमें क्या करना है ना, कि हम ये ऊपर वाला पहले वाले सेक्शन को स्टडी करें। पहली बार हम माइक्रोस्कोप को कुछ ऐसा एडजस्ट करें कि हमें ये पहले वाले सेक्शन की इमेज मिले। फिर दूसरी बार हम कुछ ऐसा करें कि हमें ये वाले सेक्शन की इमेज मिले। फिर कुछ माइक्रोस्कोप को कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें ये सेक्शन की इमेज मिले। ऐसी हमें 90 टू 100 इमेज हमें मिलेगी। उसको हम एक साथ कंप्यूटर द्वारा क्या करेंगे, एक साथ मिलाएंगे और हमें एक 3D इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना। पूरे विड्थ की एक 3D इमेज मिलेगी। देखो क्या, ये डायग्राम से समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस समझाना क्या और एक चीज़, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है ना, एक वाइल्ड फील्ड माइक्रोस्कोप देख लो। देखो, वाइल्ड फील्ड माइक्रोस्कोप में वाइल्ड फील्ड माइक्रोस्कोप में सॉरी, वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप, सॉरी माय मिस्टेक। वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, जो लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप में जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वो स्पेसिमेन पे जो कैसे पड़ रही है, पूरे स्पेसिमेन पे लाइट पड़ रही है, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट पूरी स्पेसिमेन पे पड़ी है। बट कॉन्फोकल में ऐसा नहीं होता। कॉन्फोकल में किसी एक पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट पड़ती है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट पड़ती है और हमें इस पॉइंट की इमेज मिलेगी। फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे, ये पॉइंट, अब ये लाइट इस पॉइंट पे ना होकर इस पॉइंट पे पड़ेगी। फिर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइट इस पॉइंट पे पड़ेगी। फिर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइट इस पॉइंट पे पड़ेगी। फिर कुछ कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइट इस पॉइंट पे पड़ेगी, ठीक है ना। फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइट अब इस पूरे प्लेन में नहीं, इसके ऊपर वाली कुछ प्लेन में, जैसे बोला था ना मैंने 80 सेक्शन, 80 से 90 सेक्शन। तो अभी ये तो ये यहाँ पे पड़ रही है, फिर यहाँ पे पड़ सकती है लाइट, फिर यहाँ पे पड़ सकती है। एक सेकेंड थोड़ा, फिर लाइट रेज यहाँ पड़ सकती है, यहाँ 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 इस पूरे प्लेन में। फिर इसके ऊपर वाला प्लेन जो हमने टोटल इसके 80 सेक्शन काटे हैं, फिर यहाँ पे लाइट पड़ सकती है, इधर पड़ सकती है, इधर पड़ सकती है। तो हमें हर एक पॉइंट पे लाइट देनी है। तो ये इसका एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं किसके थ्रू, मिरर्स लगे होते हैं। तो हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। देखो, तो ये सैंपल देखो, इसका क्या मतलब चल रहा है कि आपको इस पॉइंट की इमेज मिलेगी, इस पॉइंट की मिलेगी, इस पॉइंट की मिलेगी, इस पॉइंट की मिलेगी। ऐसे ऐसे करते हुए जब सारे पॉइंट की इमेज को आप मिलाओगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपकी एक स्लाइसेस की थी। ऐसे आप 80 टू 90 स्लाइसेस काटे हो, ठीक है ना। तो उस पूरे की इमेज लोगे और फिर आपके पास एक 3D इमेज मिलेगा। जो कैसे, देखो हमारी जो लाइट पड़ रही है वो इस लाइन पे पड़ेगी, इस लाइन पे पड़ेगी, ठीक है ना, इस लाइन पे पड़ेगी। तो इस लाइन पे ये जो आपके पास सैंपल है, जो इस सैंपल है, तो उसका जो एरिया इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे नहीं, आई मीन इस क्या होगा, इस प्लेन में होगा, ठीक है। इमेजिन कर लो एक प्लेन,
इमेजिन कर सकते हो एक प्लेन, ठीक है ना। इस प्लेन पे इस क्यूब का जो एरिया होगा तो उसका इमेज मिलेगा। फिर इस क्यूब को थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, ठीक है ना। ये तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एडजस्टमेंट कर देते हैं कि हमारी ये लाइन शिफ्ट हो जाए। हम सैंपल को टच वो नहीं करते। वैसे तो हम सैंपल हिला सकते हैं ना, आपको पता है ना। हम स्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमने स्टेज को ऊपर किया तो ये हमारा सैंपल थोड़ा ऊपर हो गया। तो हम अब हमें इस रीजन की इमेज मिलेगी, ठीक है। वो इमेज कैसी रहेगी, 2D। फिर हमें इस प्लेन की इमेज मिलेगी, फिर हमें इस प्लेन की इमेज मिलेगी। तो एक सैंपल में हमारे हमें एक सैंपल के अराउंड हम 80 से लेके 90 प्लेन की हम इमेज ले लेंगे। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग। तो आपको देखो ये इमेज मिली, तो ऐसे आपको एक इमेज ये रही, एक इमेज ये वाली, एक इमेज ये मिली, एक इमेज ये मिली, एक इमेज ये मिली, एक इमेज ये मिली, एक इमेज ये मिली। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन की आपको इमेज मिली। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन आपने कैसे किया, सैंपल को ऊपर नीचे मूव करा के, ठीक है। तो आप इसको जब कंप्यूटर में डालोगे और 3D रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको कुछ एक 3D इमेज मिलेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन ए प्लेन, इमेजिन ए प्लेन, ठीक है ना। अब जब भी प्लेन याद करोगे तो ऊपर वाले को आप बोलना जेड, ऊपर वाली डायरेक्शन बोलना आप जेड, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्शन रहेगी आपकी एक्स और वाई, ठीक है ना। इमेजिन एक्स वाई प्लेन, इमेजिन एक्स वाई प्लेन, इमेजिन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। ऊपर जेड है, इमेजिन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। उस एक्स वाई प्लेन पे आपकी लाइट रेस पड़ रही है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। फिर आपने चेंज किया, लाइट उसी एक्स वाई प्लेन पे कहीं और पड़ा। फिर आपने चेंज किया, लाइट उसी एक्स वाई प्लेन पे कहीं और पड़ा। ऐसे करते 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 आपको आपको एक इमेज मिली, आपको एक इमेज मिली, 2D इमेज मिली, एक प्लेन की, एक प्लेन की, ठीक है ना। एक सेक्शन की इमेज मिली। अब आपने क्या किया, अब आपने स्टेज को थोड़ा मूव कराया, स्टेज को थोड़ा ऊपर करवाया, ठीक है ना। आपने स्टेज को थोड़ा मूव कराया तो आपका ये वाला प्लेन तो हो गया। अब कोई दूसरा प्लेन आया, ठीक है ना। आपने स्टेज को थोड़ा ऊपर मूव कर दिया। अब जो लाइट रेस पड़ रही है अब इस वाले प्लेन पे पड़ रही है। फिर आपने इस प्लेन की सारी पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपने क्या किया, इमेजेस लिए, ठीक है। तो फिर आपको एक इमेज मिली। ऐसे करते 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 आपको बहुत सारे सेक्शंस की इमेज लेनी पड़ेगी और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा 3D में रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये डायग्राम देख के समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही बता सकता हूँ मैं, कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो आप इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट की इमेज लोगे और उसको फिर आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के द्वारा होता है ये काम आपके कंप्यूटर के द्वारा नहीं, ये काम आपके माइक्रोस्कोप द्वारा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के द्वारा होता है। माइक्रोस्कोप में ये जो हम पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं वो हमारे हम कंट्रोल करके नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है माइक्रोस्कोप, वो उसके थ्रू होता है, ठीक है। आप कितना ही कर लोगे। तो वो एक इमेज हमारी ऐसी मिली, ठीक है ना, एक इमेज मिली। ऐसे ही हम बहुत सारी सेक्शन की इमेज लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ऑप्टिकल सेक्शनिंग। हमें बहुत सारे सेक्शंस की इमेज मिले, उसको हमने एक साथ क्या किया, कंबाइन करके 3D इमेज मिली हमें। आई होप थोड़ा बहुत तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने 11th 12th में सही ढंग से, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे तो हम एक प्लेन इमेजिन कर लेते हैं, हवा में ही हम एक प्लेन इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अब वो आप अगर यूट्यूब वाले क्लास से पढ़े हो कि हर एक चीज़ में आपको एनिमेशन दिखाया जाए, फिर तो क्या ही कहने, ठीक है ना। हर बात पे शायरी चलती है आजकल। तो उन क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, हम तो उस क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पे बोला जाए कि हाँ न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, तो हम इमेजिन करते हैं हाँ एक एप्पल गिरा उसके सर पे। आजकल तो एनिमेशन से दिखाया जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर चालू होती है तो थंबनेल में दिखा रहा था कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा। तो सोचने, इमेजिनेशन पावर बच्चों की घट रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, कोशिश करो, ठीक है। सिंपल सा बोला है मैंने कि आपके स्टेज इमेजिन करो। अब तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टेज नहीं पता माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप पे एक स्टेज पे आपके पास स्पेसिमेन रखा हुआ है, वो अच्छा खासा मोटा है, ठीक है ना, अच्छा खासा वो मोटा है। तो शुरू में स्पेसिमेन का एक प्लेन ले लो, स्पेसिमेन के एक प्लेन इमेजिन करो, उस प्लेन के सारे पॉइंट के इमेज हमें मिले, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, स्पेसिमेन को थोड़ा ऊपर किया, अब तो प्लेन चेंज हो गया। अब तो लाइट जहाँ आ रही थी वो तो चेंज हो गया, मतलब अब आपका प्लेन चेंज हो गया। अब उस प्लेन के सारे पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की हम इमेज लेंगे। फिर अब थोड़ा और उसके प्लेन को चेंज करो, ऐसे ही अराउंड 80 टू 90, 90 टू 100। आप जितने ज़्यादा लोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो। हाँ, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी समझ गए ना। यहाँ पे जो लाइट रेज आती है, यहाँ पे जो लाइट रेज आती है, जो इंसिडेंट, ये तो बहुत, तो जो एक्साइटेशन लाइट है, जो एक्साइटेशन लाइट रेज है, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पड़ती है, आपके स्पेसिमेन पे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पड़ती है। थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट द स्पेसिमेन नहीं पड़ता, किसी एक पॉइंट पे पड़ती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे पड़ेगी और एक एक पूरा प्लेन कवर करेगी। फिर इसकी डेप्थ, जो थिकनेस है, उसके हिसाब से ये सेक्शनिंग करेगी। ठीक है, और ये फाइन एडजस्टमेंट हम खुद से, हम अपने से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके जो माइक्रोस्कोप है वो एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप होते हैं, वो खुद कर जाते हैं इतने सही। ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ी सी मूव कराएंगे तो वो, ये ऐसी तो नहीं है बिल्कुल कम मूव करेगी, बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट हम अपने माइक्रोस्कोप पे ही छोड़ देते हैं। सो इट इज़ एडवांसमेंट ओवर कन्वेंशनल वाइल्ड फील्ड माइक्रोस्कोपी। जो वाइल्ड फील्ड माइक्रोस्कोपी है, सॉरी बार बार वाइल्ड बोल रहा हूँ, वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कौन, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। दैट इज़ नोन टू जनरेट इन फोकस एंड आउट ऑफ फोकस, दोनों टाइप की इमेज हमें मिलती है किसमें, वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी में। वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें इन फोकस एंड आउट ऑफ फोकस दोनों टाइप की इमेजेस मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा इमेज होता है वो ब्लर, ब्लर से हमें मिलता है, ब्लरिंग इफेक्ट से मिलता है। इमेज में हमें ब्लर ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हमें डिजायर्ड कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिल पाते। वो हमें क्या हो जाते हैं, एल्यूट्स हो जाते हैं, छूट जाते हैं हमारे, जो हम चाहते थे कि हमारी इमेज हाई कॉन्ट्रास्ट हो, मस्त सा दिखे, ठीक है ना, हाई रेजोल्यूशन हो, ये सब हम नहीं अचीव कर पाते हैं। स्पेशली किसी के लिए थिकर स्पेसिमेन के लिए, थिकर स्पेसिमेन के लिए वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। तो थिकर स्पेसिमेन के डिफरेंट, थिकर स्पेसिमेन को हमने डिफरेंट 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 स्लाइसेस में कट कर लिया, अराउंड 80 टू 90, 90 टू 100। अब जितने ज़्यादा स्लाइसेस, जितनी ज़्यादा प्लेन की इमेजिंग करोगे, ठीक है, तो उतना अच्छा आपको इमेज मिलेगा। सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी ऑन अदर हैंड प्रोड्यूसेस हाई हाई रिजोल्यूशन इन फोकस इमेज। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हमें हमेशा कैसी इमेज मिलती है, इन फोकस। जो आउट ऑफ फोकस वाली होती है इमेज, वो हम क्या कर देते हैं, एंटर करने ही नहीं देते अपने डिटेक्टर में। दैट इज, देखो, जो लाइट रेज इन फोकस है वही इस पिन होल के थ्रू पास कर पाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पे एडिशनली क्या यूज़ करें, पिन होल, तो वही लाइट रेज इस पिन होल के थ्रू पास हो पाएंगी। बाकी जो आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ फोकस रेज डू नॉट एंटर इन पिन होल, और वो डिटेक्टर तक भी नहीं जा पाती। ठीक है, और एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो, बोला था ना, ये आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये है आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में भी फ्लोरेसेंस वाला ही टेक्निक है कि लाइट रेज आएंगी, फ्लोरेसेंस मटेरियल को एक्साइट करेंगी, सबसे वही 60 to 70% वही चीज़ें हैं। ठीक है ना, बट हम इसमें क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो आउट ऑफ फोकस रेज है उनको हम डिटेक्टर में जाने से रोक रहे हैं, आउट ऑफ फोकस रेज को हम डिटेक्टर में जाने से रोक रहे हैं। और हम एक स्पेसिमेन के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन को, एक स्पेसिमेन में हम एक स्पेसिमेन को आप 100 to 200 प्लेन जितने ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है ना, एक स्पेसिमेन के, हाँ, बहुत सारे प्लेन को अलग अलग स्टडी करो और उसको एक साथ कंबाइन करके 3D इमेज ले लो। अभी बढ़ेंगे, पूरी टेक्निक देखेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं, तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ साइंटिस्ट के नाम याद रख लेना, इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल को डेवलप किया था। ठीक है, और 1953 में ये काम किया गया था। अब लेकिन ये काम करने के बाद भी इनको 3 डिकेट्स, दैट इज आपकी 30 ईयर्स लग गए इस टेक्निक को स्टैंडर्ड बनने में।
ठीक है। क्यों? उस समय चलो बेसिक प्रिंसिपल तो चलो इन्होंने ठीक समय पे बता दिया था, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो बाद में डिस्कवर हुई, बाद में डेवलप की गई उन बाकी चीज़ों को। ठीक है ना। बस ऐसा नहीं है कि जो बेसिक प्रिंसिपल था उसके डेवलप होते ही पूरी माइक्रोस्कोप सही ढंग से काम करने लगती है, नहीं। बेसिक प्रिंसिपल क्या था? बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि आउट ऑफ फोकस जो इमेज है, आउट ऑफ फोकस जो रेज है, उनको रोका जाए किसी तरीके से, आउट ऑफ फोकस रेज को रोका जाए। द डेवलपमेंट ऑफ लेजर, लेजर के डेवलपमेंट से इस टेक्निक में टेक ऑफ आया, मीन्स अच्छा खासा ये टेक्निक डेवलप हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ लेजर एंड रीच द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट एज वी शुड टुडे। आज जिस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट क्रेडिट दिया जाता है हमारे लेज़र के डेवलपमेंट को। इसी में हम लेज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम डायरेक्ट किसी लाइट सोर्स को यूज़ ना करके प्रीफर करते हैं लेज़र को यूज़ करना। हाँ, डायरेक्ट लाइट सोर्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट लाइट सोर्स को भी यूज़ कर सकते हो, बट बेटर रिजल्ट हमारे लेज़र लेज़र से आता है। एन इम्पॉर्टेंट इशू टू एड्रेस in the successful development of this kind of microscopy was to get rid of the out of focus image। आउट ऑफ फोकस रेज को हम एंटर नहीं करने दे रहे अपने डिटेक्टर में, ठीक है ना। इससे छुटकारा पाओ किसी तरह। जो आउट ऑफ फोकस जो रेज है, जो रेज आउट ऑफ फोकस है, उनसे छुटकारा पाया हमने, ठीक है ना, थ्रू ए सिंपल सा पिन होल। दिस इनोवेशन was simply to place a pinhole in the same focal plane। बस आपको इतनी सी बातें याद रख लेनी है। जो पिन होल है ना, जो पिन होल है, उनको सेम फोकल प्लेन पे रखना है जिस फोकल प्लेन में हमारा सैंपल रखा गया है, ठीक है ना। जिस फोकल प्लेन में हमारा सैंपल रखा गया है, उसी फोकल प्लेन में हमें क्या रखना है? अपने सैंपल, अपने पिन होल को रखना है, ठीक है ना। पिन होल एंड आपका सैंपल, दे बोथ आर केप्ट इन सेम प्लेन, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा हम बातें चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए टर्म दिया गया है कॉन फोकल, दैट इज पिन होल। पिन होल जो है, पिन होल जो है और जो हमारा सैंपल है, बोथ आर इन सेम प्लेन। देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, सिंपली हम ये माइक्रोस्कोप की बेसिक है। अगर देखने जाओ, अगर आप माइक्रोस्कोप के बारे में ढंग से समझने जाओगे ना, तो एक 1500 पेजेस की बुक भी कम पड़ जाएंगी, ठीक है। बट हमें क्या करना है? हमें तो बस इंट्रोडक्शन लेना है। हमें कौन सा पीएचडी करनी है इसके ऊपर? हमें कौन सा अगला, हमें साइंटिस्ट, अगला माइक्रोस्कोप डेवलप करने वाले साइंटिस्ट बनना है हमें? कि नहीं, हम अब सारे माइक्रोस्कोपी को बिल्कुल ज़मीन आसमान शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक जान लेते हैं, और हम अब एक साइंटिस्ट बनेंगे, हम एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर करेंगे। हमें तो सिंपल सिंपल सी नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई क्या काम कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है। हाँ, आगे आप अगर एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो हाँ जान लेना। अभी हमने जितना काम है बस उतना ही याद रखेंगे। पहली बात बता देता हूँ, सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है ना। 14 कोर्स कोडेड है, कोर्स कोड है। करने में टाइम जोड़ लो जरा कितना है, ठीक है ना। पर मंथ आपको लगभग 2 कोर्स कोड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जो सिंपली याद रख ली जाए तो ठीक रहेगी। अब बिल्कुल अब, हाँ ये कहाँ क्यों ऐसा, सिंपल सी बातें हैं, ठीक। हाँ, बायोलॉजी में पूछना कि हाँ ये कैसा, कि तो हाँ कुछ सेंस बनता है। अब माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे जान के, कि क्यों हम स्पेसिमेन को, ये दैट इज जो हमारा सैंपल है और जो हमारा पिन होल है, उनको एक ही फोकल प्लेन में क्यों रख रहे हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। देखो, लेज़र लाइट सोर्स हो गई, लाइट रेज आएंगी। कॉलीमेटर क्या काम करता है? ये लाइट रेज को इंश्योर करेगा कि जो भी लाइट रेज पास कर रही है वो पैरेलली पास करे, ठीक है ना। पैरेलल कर देंगी, सारी लाइट रेज को पैरेलल रखेंगी, जो बिना पैरेलल है उसको पास नहीं होने देगी। तो ये इंश्योर करती है जो लाइट रेज पास हो रही है वो पैरेलल रहे, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइट रेज को पास करेंगे। नाउ ये आपका डायकोरिक बीम स्प्लिटर हमने पहले ही पढ़ा रखा है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके थ्रू होते हुए ये स्कैनिंग मिरर पे आई। किस पे आई? स्कैनिंग मिरर पे। देन ऑब्जेक्टिव लेंस पे, देन स्पेसिमेन पे। हमने बात करा था, अब हम बात कर रहे हैं स्कैनिंग मिरर क्या काम करता है। देखो, हमने बोला ना, हमने बोला कि ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, ठीक है? हमने बोला एक सैंपल है, देखो इसकी बात होती है, ये एक सैंपल है। हमने बोला कि
किसी एक पॉइंट सैंपल पे एक प्लेन इमेजिन करो, सैंपल पे एक प्लेन, ये वाला प्लेन तीनों में सेमी प्लेन है, ठीक है ना, तीनों का सेमी प्लेन है। अब ये ऊपर भी आप ले सकते हो, ऊपर इस वाले प्लेन में भी ले सकते हो, बट हम बात करें सबकी प्लेन तो सेम दिख रही है ना आपको, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे लाइट पड़ती है, तो हाँ अभी इस पॉइंट पे पड़ रही है, तो अब इस पॉइंट पे पड़ रही है राइट में, देखो राइट हो गई थोड़ी, अब ये लेफ्ट पॉइंट पे पड़ रही है थोड़ी और लेफ्ट, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे पड़ेगी लाइट, फिर यहाँ पे पड़ेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये चेंज कौन करता है, ये थ्रू हमारी स्कैनिंग मिरर। ये किसके थ्रू होती है, हमारी स्कैनिंग मिरर के थ्रू। सैंपल के एक प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाइट को फोकस कराना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाइट को फोकस कराना, ये काम कौन कर रहा है, हमारा स्कैनिंग मिरर। ओके, क्योंकि एक टाइम पे तो किसी एक पॉइंट पे पड़ेगी, ठीक है ना, अब उस पॉइंट को छोड़ के कहीं साइड वाले पॉइंट पे जाना है, चेंज करना है ना बार बार पॉइंट को एक ही प्लेन पे, तो वो हमारी कौन करेगी, स्कैनिंग मिरर। ओके, अब इसके थ्रू होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पे आई, देन स्पेसिमेन पे आई, ठीक है। स्पेसिमेन से जो लाइट रेज एमिट होंगी, ठीक है, फ्लोरेसेंस के थ्रू, तो वो हमारी सेम पाथ फॉलो करेगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू होते हुए, स्कैनिंग मिरर से के थ्रू होते हुए, हमारी ये डायकोरिक मिरर के थ्रू होते हुए, ये किस में एंटर करेगी, हमारी ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, देन हमारी कॉन्फोकल, एक सेकेंड, ठीक है, कॉन्फोकल पिनहोल के थ्रू ये डिटेक्टर में जाएंगी, और जो आउट ऑफ फोकस रेज हैं, वो पिनहोल से पास नहीं कर पाएंगी। आउट ऑफ फोकस रेज विल नॉट पास थ्रू पिनहोल। तो जो हमें इमेज मिलेगी वो किसकी वजह से होगी, वो रहेगी हमारी इन फोकस रेज की वजह से, इन फोकस लाइट रेज की वजह से। देख लो, देखो लाइट सोर्स है, डायकोरिक मिरर से के थ्रू होते हुए स्कैनिंग मिरर पे पड़ी, दो स्कैनिंग मिरर है हमारे पास, देन ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू होते हुए ये हमारी स्पेसिमेन पे आई, ठीक है, और स्पेसिमेन ने जो लाइट रेज एमिट किया वो भी हमारी स्कैनिंग मिरर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, फिर स्कैनिंग मिरर से पास हुई, फिर डायकोरिक मिरर के थ्रू पिन होल से पास होते हुए डिटेक्टर पे आई, ठीक है। ये पाथ लाइट का आपको पता चल गया, ये लाइट का पाथ है, ठीक है, ये लाइट का पाथ है। ओके, और हमने देख लिया ये वाई एक्सिस, ऊपर की ओर आपको वाई एक्सिस लेनी है, और ये एक्स वाई एक्सिस, सॉरी, ऊपर की ओर आपको जेड एक्सिस लेनी है, और ये एक्स वाई एक्सिस रखनी है आपको, इसलिए हम बोलते हैं इसको जेड स्कैनिंग। देखो आगे बढ़ेंगे अभी, रुको। तो यहाँ तक कोई सिंपल सी बातें थी, अब हम बेसिक बात करते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, A confocal microscope is made up of the following component: optical system, laser light source, scanning devices। ऑप्टिकल सिस्टम बेसिकली आपका लेंस हो गया, लेजर लाइट सोर्स, स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है, एंड डिटेक्टिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपका डिटेक्टर रह गया। नो, तो ये आपकी स्कैनिंग मिरर होगी, ये आपकी ऑप्टिकल लेंस, दैट इज आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस, ये तो आप जानती हो, डिटेक्टर हम जानते ही हैं। We will now proceed to describe the scanning device and the detection system. The image is created by scanning, देखो ध्यान से सुनना, the image is created by scanning laser point by point। देखो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम स्कैन कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को इमेज स्कैन कर रहे हैं। अभी हमने एक प्लेन फिक्स कर लिया, उस प्लेन की एक एक पॉइंट को आप स्कैन करो over the fluorescent sample। okay, the intensity is recorded at each point। हर एक पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी रही लाइट रेज की, वो रिकॉर्ड की गई, वो क्या की गई, रिकॉर्ड की गई। दिस मेथड इज कॉल्ड जेड स्कैनिंग, इसको हम बोलते हैं जेड स्कैनिंग। एज दी ऑप्टिकल सेक्शनिंग इज अलोंग दी जेड एक्सिस। क्यों, हमने जो ऑप्टिकल सेक्शनिंग किया हुआ था, ऑप्टिकल सेक्शनिंग जो हमने किया हुआ है वो जेड एक्सिस के अलोंग किया है।
ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है ना। जो ऑप्टिकल सेक्शनिंग किया हुआ है, यहाँ से कट करो, फिर एक बार यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऑप्टिकल सेक्शनिंग हमने जेड एक्सिस के अलोंग कर रखा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जेड स्कैनिंग। तो वापस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। द इमेज इज क्रिएटेड बाय स्कैनिंग लेजर पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट ओवर द फ्लोरेसेंट सैंपल। फ्लोरेसेंट सैंपल के एक एक पॉइंट को हमने किया हुआ है स्कैन। एक प्लेन के पूरे पॉइंट को, उस प्लेन के ऊपर जो प्लेन है उसके पूरे पॉइंट को, उस प्लेन के ऊपर जो प्लेन है उसके पूरे पॉइंट को, 20 हमने 20 प्लेन्स लिए हैं, तो 20 पॉइंट्स में जितने भी 20 हमने प्लेन लिया है, तो 20 प्लेन में जितने भी पॉइंट आते हैं हम सारे पॉइंट को स्कैन कर रहे हैं, और उस पॉइंट की इंटेंसिटी, उस पॉइंट से आने वाली लाइट रेज की इंटेंसिटी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी लाइट रेज जो एमिट होकर आ रही है फ्लोरेसेंस के थ्रू, फ्लोरेसेंस के थ्रू। दिस मेथड इज कॉल्ड जेड स्कैनिंग एज द ऑप्टिकल सेक्शनिंग इज अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ द माइक्रोस्कोप. As we move the illumination point, the emission point also move, and so it is necessary to check that the pinhole is um, coincident with it. देखो, एक सेकेंड, आपने क्या किया, आपने अपने सैंपल को मूव करा रहे हो अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है ना, आप अपने सैंपल को अलोंग जेड एक्सिस मूव करा रहे हो। तो अब जो आपने मूव कराया, तो अब जो लाइट रेज आपकी फोकस होंगी, ठीक है, आप अपने सैंपल को मूव करा रहे हो, अब जो ये मीट करेंगी जहाँ पे फोकस होगा, तो वो जो होगा वो आपका पिन होल, वो उससे अलाइन होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने क्या किया, सैंपल मूव करा दिया, सैंपल आपने मूव किया, तो अब जो लाइट रेज आ रही है वो फोकस इधर कर दी है पिन होल से अलग, तो उसके साथ साथ आपको पिन होल को भी क्या करना है, अलाइन करके रखना है। एज वी मूव द इल्यूमिनेटिंग पॉइंट, आप कभी यहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहे हो, कभी आप यहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहे हो, ठीक है ना, कभी यहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहे हो, कभी इधर इल्यूमिनेट कर रहे हो, कभी इस साइड इल्यूमिनेट कर रहे हो, बदल रहे हो ना, पूरे प्लेन में आप इल्यूमिनेशन बार बार अलग अलग जगह पे कर रहे हो, तो जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इल्यूमिनेट कर रहे हो, और जहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहे हो तो वहीं से लाइट रेज एमिट भी होंगी। समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को, वापस समझाता हूँ। आपने इल्यूमिनेशन किया इस पॉइंट पे, तो लाइट रेज कहाँ से एमिट होंगी, इसी पॉइंट से। आपने इल्यूमिनेशन किया इस पॉइंट से, तो लाइट रेज कहाँ से एमिट होंगी, इसी पॉइंट से। आपने इल्यूमिनेशन किया इस पॉइंट पे, तो लाइट रेज कहाँ से एमिट होंगी, इसी पॉइंट से। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से लाइट रेज एमिट हो रही है, बट सारी लाइट रेज जो एमिट हो रही है उसको पिनहोल से पास करना है। आप इल्यूमिनेशन की चेंज कर रहे हो, इल्यूमिनेशन का पॉइंट चेंज कर रहे हो, दैट इज आपका जो एमिशन है वो भी चेंज हो गया। अब जो एमिशन हो लाइट चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको तो पिन होल से ही पास करना पड़ेगा, तो पिन होल को भी हमें एडजस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। एज वी मूव इल्यूमिनेशन पॉइंट द एमिशन पॉइंट ऑल्सो मूव्स, सिंपल सी बात है ना यार, जहाँ पे आप इल्यूमिनेट कर रहे हो तो वहीं से तो एमिशन होगा, यस, ये ऑल्सो मूव होता है। एंड सो इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी हो जाता है टू चेक दैट द पिन होल इज कॉन्सिडेंट विद इट, जो पिन होल है वो कॉन्सिडेंट है इसके साथ, जो एमिशन हो रहा है वो पिन होल के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है। इसका एमिशन कुछ ऐसे हुआ, हो सकता है अगले वाले का कुछ अलग होगा ना, तो पिन होल इनके साथ कंसाइड होना चाहिए, कंसाइड करना चाहिए। द स्टैक ऑफ टू डायमेंशनल इमेज, the stack of two-dimensional image generated can be viewed either individually or is reconstructed by a computer software। जो आपको इमेज मिली 2D इमेज डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स की, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन की इमेज को इंडिविजुअली आप स्टडी कर सकते हो, या तो इनको कंबाइन करके आप पूरा एक 3D इमेज बना सकते हो बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हमारे पास ये सैंपल था, तो आपको इस प्लेन की इमेज मिली, आपको इस प्लेन की इमेज मिली, आपको इस प्लेन की इमेज मिली,
आपको इस प्लेन की इमेज मिली। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन की आपको इमेज मिली, तो आप उसको अलग से भी आप स्टडी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन की इमेज को, और आप इनको जब एक साथ मिलाओगे, रिकंस्ट्रक्शन करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3D इमेज मिलेगी, आप उसको स्टडी कर सकते हो। नाउ द इंक्रीज्ड resolution in confocal microscopy is at the expense of decreased signal intensity, as only the fluorescent light that passes through the pinhole at the focal plane is picked up by the detector। क्या मतलब इसका, देखो, याद करो आप अपना फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, तो उसमें जो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा था वो सभी डिटेक्टर में जा रही थी। जितनी भी फ्लोरेसेंस लाइट एमिट हो रही थी, देखो दिखाता हूँ, देखो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ, तो क्या फ्लोरेसेंस को कोई रोक रहा है क्या, ये तो काम का नहीं है, तो ये भी काम वाले को तो हटा दो। जो भी हमारी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई है ग्रीन वाली, कोई इसको रोकने वाला है, इन फोकस हो आउट ऑफ फोकस हो, सब तो हमारी आइज तक आ रही है ना, सब तो हमारी लेंस तक आ रही है। बट इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है, जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ, तो उनमें से वही वाला फ्लोरेसेंस आपके लेंस तक जा पाएगा, वो आपकी आंखों तक आ पाएगा, जो पिन होल के थ्रू पास किया, दैट इज इन फोकस लाइट रेज। इन फोकस लाइट रेज इट इज अबाउट 10 to 30%, ओनली 10 to 30%, 10 to 30%, ठीक है ना। तो जितनी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई, तो 10 to 30% ही आपकी आंखों तक आ पाती है, जो इन फोकस होती है, बाकी आउट ऑफ फोकस होती है, उनको तो कैंसिल कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए सिग्नल कैसा हो गया, सिग्नल वीक हो गया, ठीक है, सिग्नल इंटेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिटी लो हो गई, ठीक है। तो रिजोल्यूशन तो इंक्रीज हुआ, बट क्या डिक्रीज हो गया, आपकी सिग्नल इंटेंसिटी, एज ओनली द फ्लोरेसेंट लाइट दैट पासिस थ्रू द पिनहोल, जो पिनहोल से पास कर रही है, दैट इज जो कि आपका क्या है, इन फोकस है, वो डिटेक्टर तक जा रही है। तो डिटेक्टर को अच्छा रहना पड़ेगा, बिल्कुल सेंसिटिव रहना पड़ेगा डिटेक्टर को, कि वो छोटा से छोटा सिग्नल भी सही ढंग से पहचान पाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको, कोई आपके सर पे कोई पीछे से रुई का कुछ फेंक के मारा, रुई का आधा ग्राम का रुई का एक बॉल फेंक के मारा, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। लेकिन वहीं किसी ने पत्थर फेंक के मार दिया 1 kg वाला, ये तो आधा केजी वाला पत्थर भी है, तो 100 ग्राम का पत्थर भी फेंक के मारा, तो आपको पता चलेगा हाँ क्या है, तो समझ रहे हो। ठीक है। तो इंटेंसिटी मैटर कर दी है, तो अगर इस चीज़ के लिए आपकी डिटेक्टर को क्या रहना पड़ेगा, सेंसिटिव, अच्छा खासा सेंसिटिव रहना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट डिटेक्टर मस्ट बी सेंसिटिव टू डिटेक्ट दीज वीक सिग्नल। और सिग्नल वीक क्यों हो गई, क्योंकि जो आउट ऑफ फोकस सिग्नल था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। एंड इन मेनी केसेस लॉन्गर एक्सपोजर आर नीडेड, कि ज़्यादा समय तक एक्सपोजर में रखो, ज़्यादा समय तक अगर आपकी डिटेक्टर में लाइट रे, दैट इज आपका फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस होकर आ रहा है, वो ज़्यादा समय तक सिग्नल पड़ेगा आपकी डिटेक्टर में, तभी वो उसको क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। तो बात है, अगर कोई आपके सर पे बहुत देर से मारे जा रहे हैं रुई के बॉल, बहुत देर से, हो गया आधा घंटा, तो आपको कुछ लगेगा हाँ यार कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है ना। तो हाँ, तो लॉन्ग एक्सपोजर आर नीडेड, ठीक है ना। लॉन्ग एक्सपोजर आपके डिटेक्टर को लंबे समय तक वो वीक सिग्नल को लेना पड़ेगा, तब वो उसको सही ढंग से प्रोसेस कर पाएगा। सिंस वी आर स्कैनिंग स्पॉट बाय स्पॉट, द डिटेक्टर मस्ट ऑल्सो बी फास्ट, डिटेक्टर को फास्ट होना पड़ेगा। द कॉन्फोकल बीम स्पेंड्स ओनली ए फ्यू माइक्रोसेकंड एट ईच पिक्सल। जो बीम है, जो कॉन्फोकल बीम है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो हम पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो हम लाइट, डिफरेंट एक प्लेन में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम लाइट को फोकस करा रहे थे, तो जो बीम थी, जो लाइट बीम थी, वो कितने सेकंड समय तक रह रही है, फ्यू माइक्रो सेकेंड, ओनली फ्यू माइक्रो सेकेंड तक एक पॉइंट पे रही, ठीक है ना। इस पॉइंट पे वो कितने माइक्रो सेकेंड रही, सॉरी, इस पॉइंट पे वो कितना समय व्यतीत किया, लेट्स सपोज 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे,
2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो कुछ ही माइक्रोमीटर वो, सॉरी, माइक्रो सेकेंड। एक सेकेंड। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो लेयर था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे, तो हमने इस प्लेन पे इतनी सारी पॉइंट हमने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो लाइट बीम थी, ठीक है ना, जो लाइट रेस थी, वो कितने समय तक रही, फ्यू माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना, फ्यू माइक्रो सेकेंड, ओनली फ्यू माइक्रो सेकेंड तक रही। फिर इस पॉइंट पे फ्यू माइक्रो सेकेंड, फिर इस पॉइंट पे फ्यू माइक्रो सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड तक, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिटेक्टर है, उनको तो ये सभी पॉइंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, उनको तो ये सभी पॉइंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी तो फास्ट होना पड़ेगा। हम तो बार बार, अभी हम इस पॉइंट को देखें, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट पे फोकस करने लगे, तो डिटेक्टर को भी अपने आगे फास्ट रहना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा। तो डिटेक्टर को फास्ट रहना पड़ेगा एट इस पिक्सल लेवल। तो हम कुछ ही माइक्रो सेकंड में डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल को स्टडी कर रहे हैं। सम ऑफ द डिटेक्टर यूज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। कुछ डिटेक्टर में हम क्या यूज़ करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। क्या होता है ये, देख लो, कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। इस पे पढ़ने वाली वीक सिग्नल को किसी, समझ लो किसी भी मेथड के थ्रू ये थोड़ा सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करवा देता है, ठीक है ना, सिग्नल को क्या करवा देता है, स्ट्रॉन्ग करवा देता है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, बेसिकली फोटोन बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं, एक फोटोन भी आएगा ना, एक फोटोन भी आएगा, तो वो उसको आई थिंक 6 लाख फोटोन, बहुत ज़्यादा टाइम से उसको बढ़ा देता है, फोटोन की इंटेंसिटी को, फोटोन के नंबर्स को। हमें बस नहीं जानना, ठीक है ना, हमारी इतनी बातें हमें याद रह जाए वही बहुत है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, ये किस चीज़ के लिए, आपका जो वीक सिग्नल है, उस चीज़ से हमें छुटकारा पाने के लिए, सिग्नल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो दैट वो इजीली डिटेक्ट कर पाए, ठीक है ना, सिग्नल को इजीली डिटेक्ट कर पाए, हमारा जो डिटेक्टर है वो सिग्नल को इजीली डिटेक्ट कर पाए, तो हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इट इज़ यूज्ड फॉर 3D इमेजिंग, देखा हमने बात किया, ऑफ सेल इन टिश्यू एंड सरफेस सरफेस प्रोफाइलिंग ऑफ सैंपल। सरफेस प्रोफाइलिंग क्या होता है, सरफेस प्रोफाइलिंग इन्वॉल्व्स द डिटेल एनालिसिस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ सरफेस फीचर एंड टोपोग्राफी ऑफ द सैंपल। सरफेस की स्टडी करना, और क्या है, सरफेस की स्टडी करना कि सरफेस क्या है, देख सकते हो। तो सरफेस की टोपोग्राफी हमें जाननी है, कहीं से गड्डी है, कहीं से ऊंची है, तो जैसे आप पढ़ते हो अर्थ की सरफेस की टोपोग्राफी, सेम ऐसे ही सेल के सरफेस की स्टडी कर रहे हैं हम बस, ठीक है ना। तो सेल के सरफेस की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे, 3D इमेज मिलती है हमें इससे। और नॉन इन्वेजिव है, मीन्स हम लाइव सेल पे, लिविंग सेल पे हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, लिविंग सेल को हम स्टडी कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेक्शनिंग ऑफ थिक फ्लोरेसेंट लेवल लाइव बायोलॉजिकल सैंपल, ओके। It is possible to observe dynamic changes in a cell by continuous scanning the same in the same plane। किसी एक प्लेन पे continuous स्कैन करते रहो, उसी प्लेन को, एक ही प्लेन को continuous बहुत समय तक स्कैन करते रहो, फिर आपको उसमें होने वाली चेंजेस दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये तो हम उसमें भी कर रहे थे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में भी कर रहे थे, कि बार बार कुछ समय दौरान आप एक ही रीजन को बार बार क्या करो, स्टडी करो, तो आपको उस रीजन में चेंज देखने को मिलेगा। तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर विजुअल एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ जीन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखो, confocal microscopy is a powerful tool for visualizing gene expression pattern during development by using फ्लोरिसेंटली लेबल्ड प्रोब्स, या तो फ्लोरिसेंटली लेबल्ड मार्कर्स हम यूज़ करेंगे। क्या होते हैं ये कुछ स्पेसिफिकली बाइंड,
ये कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सॉरी ये कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से या तो किसी प्रोटीन से, ठीक है, एनकोडेड बाय जीन्स। जो प्रोटीन हमें हमारे जीन के द्वारा एनकोड हुआ होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हमारे जीन के द्वारा वो लेट्स सपोज हमें किसी जीन का क्या करना है, जीन का हमें एक्सप्रेशन जानना है, तो वो जीन से जो प्रोटीन बनता है, उस जीन से जो प्रोटीन बना है, तो उस प्रोटीन पे हम कुछ क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट लेबल कर देंगे, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड, कुछ केमिकल कंपाउंड जो फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाता है, तो उस कंपाउंड को हम उस जीन पे नहीं इंसर्ट करके, ना इंसर्ट करके हम उस जीन के द्वारा जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन पे इंसर्ट कर देते हैं, और वो प्रोटीन क्या काम कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, उस प्रोटीन को हम ट्रेस कर सकते हैं। Researchers can selectively label and visualize the expression of these within tissue और embryos। तो आप या तो आप उस प्रोटीन पे इनकोड कर दो, उस प्रोटीन पे आप उस प्रोटीन पे आप फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दो, ठीक है, या तो डीएनए सॉरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट पे, मीन्स ये जो जीन है, ये जो जीन का इन्फॉर्मेशन जिस आरएनए पे कॉपी हुआ है, उस आरएनए पे आप उस चीज़ को लेबल कर दो, फ्लोरोसेंट मटेरियल को लेबल कर दो, और इसको आप ट्रैक करो क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। इट कैन यूज फॉर विजुअल एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ जीन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को या तो उस जीन से बनने वाले प्रोटीन, उस जीन से बनने वाले प्रोटीन, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप उसमें आप फ्लोरोसेंट लेवल आप यूज़ कर रहे हो, और उसको ट्रैक कर रहे हो, उसके पूरी एक्टिविटी को। ड्रॉबैक एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। ड्रॉबैक्स देख लो पहले कुछ। इट इज़ रिलेटिवली स्लो, ये स्लो होता है, ये प्रोसेस स्लो होती है टू जनरेट एन इमेज एज इट स्कैन एक्साइटेशन पॉइंट स्पॉट पॉइंट बाय पॉइंट एक्साइटेशन पॉइंट को, एक एक पॉइंट को स्कैन कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, हम पूरे स्पेसिमेन को एक साथ स्कैन कर दे रहे थे, वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी, बट यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को इंडिविजुअल, एक एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्लो होता है कंपेयर टू वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू से कंपेयर करोगे तो। इट इज़ नॉट सुटेबल टू विजुअलाइज फास्ट प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर फास्ट होते हैं, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए ये सही नहीं रहेगा। क्यों, ये समझ रहे हो ना, एक एक पॉइंट को, एक प्लेन, हम तो वैसे बहुत सारे प्लेन को स्टडी करेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लेन को स्टडी करना है, और एक प्लेन के बीच सारे एक एक पॉइंट को स्टडी करना है, समझ रहे हो। तो हाँ, तो फास्ट प्रोसेस के लिए सुटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बिकॉज पीएमटी डिटेक्टर जो है हमारे पास, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, रिकॉर्ड्स ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइट दैट हिट्स देम। क्या हमने बताया, 10 to 30% लाइट को ये क्या करता है, रिकॉर्ड। एक सेकंड। हाँ, और एक चीज़ बतानी थी, कितनी लाइट हमारे डिटेक्टर पे, लाइट कितनी जा रही है, हमारे डिटेक्टर पे लाइट कितनी जा रही है, 10 to 30%, ठीक है ना, 10 to 30%। और डिटेक्टर खुद कितना डिटेक्टर के 10 to 30% सबको वो डिटेक्ट कर लेता है, नहीं, ये इतने को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो डिटेक्टर पे पड़ने वाली लाइट रेज, डिटेक्टर पे पड़ने वाली सारी लाइट रेज को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, वही बोला जा रहा है, बिकॉज द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइट दैट हिट्स दैम। एक तो जो डिटेक्टर को हिट करने वाली लाइट है वो भी कम हो चुकी है। क्यों, हमने आउट ऑफ फोकस वाली लाइट रेज को डिस्कार्ड कर दिया है, बट अब जो डिटेक्टर पे वो हिट कर रही है, तो वो भी उसके कुछ स्मॉल फ्रैक्शन को ही, स्मॉल परसेंटेज को ही सेंस कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये 30% 10% ये यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे नहीं दे रखा, देखोगे तो बदलते रहती है डाटा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, तो आपको ये यूज नहीं करना, बस हाँ, स्मॉल परसेंटेज यही चीज़ें में बातों को चिमटा देना है। These limitations have been addressed by incorporating मल्टीपल पिन होल, ठीक है ना, मल्टीपल पिन होल यूज कर सकते हो आप। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या होता है, एक डिस्क होती है, इसमें एक डिस्क होती है, उसके अंदर बहुत सारे पिन होल होते हैं, उसको रोटेट करके आप एडजस्ट करते हो। बस हमें इतना याद रखना है
इसका सोल्यूशन क्या है, मल्टीपल पिन होल को यूज़ करेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल पिन होल। और क्या करेंगे, सीसीडी कैमरा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सीसीडी कैमरा यूज़ करेंगे एज डिटेक्टर। डिटेक्टर के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, सीसीडी कैमरा। डिटेक्टर के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, सीसीडी कैमरा। ओके। In another variation, the multi-photon excitation approach for optical sectioning eliminates the need of even a single pinhole. हमें एक भी पिनहोल नहीं चाहिए, हमें एक भी पिनहोल नहीं चाहिए। क्या यूज कर लेंगे हम, मल्टी फोटोन एक्साइटेशन अप्रोच। मल्टी फोटोन एक्साइटेशन, इसको मल्टी फोटोन एक्साइटेशन अप्रोच का क्या मतलब है कि आपका, आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन ओनली वन फोटोन एब्जॉर्ब करता है एट अ टाइम। ठीक है ना, वन इलेक्ट्रॉन ओनली एब्जॉर्ब्स वन फोटोन, और वो एक्साइट होता है। लोअर क्लास में हमें बता दी गई थी 11th-12th में कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, बट हाँ यहाँ पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे होता है, इधर ये चीज़ होगा। बट क्यों होगा, हम यूज़ करेंगे अल्ट्रा फास्ट पल्स्ड लेज़र विद वेरी हाई इंटेंसिटी। इस चीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में एक से ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करवाएंगे। एक फोटोन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वो जो इंटेंसिटी देगा, वो जो अब जो निकल के आएंगी आपके पास लाइट रेज, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों, वो ज़्यादा एनर्जी वाली होगी। तो हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, हम ज़्यादा इसकी बात ही नहीं करेंगे। हमें बस क्या याद रखना है, इसकी लिमिटेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। पहला, यूज मल्टीपल पिन होल, यूज मल्टीपल पिन होल, यूज सीसीडी कैमरा इंस्टेड ऑफ डिटेक्टर। इन प्लेस ऑफ डिटेक्टर हम सीसीडी कैमरा को यूज करेंगे। और तीसरा क्या, मल्टी फोटोन एक्साइटेशन अप्रोच को अपनाएंगे। मल्टी फोटोन एक्साइटेशन, मल्टी फोटोन एक्साइटेशन कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हम एक से ज़्यादा फोटोन यूज करेंगे। अब तो ये कैसे होगा, हो जाएगा। हमें नहीं जानना कैसे हो रहा है, हमें नहीं जानना कैसे हो रहा है, हम कर देंगे। मल्टी फोटोन एक्साइटेशन अप्रोच यूज करेंगे हम। अगर मल्टी फोटोन एक्साइटेशन अप्रोच यूज कर दो तो आपको एक पिन होल की भी जरूरत नहीं है, नॉट ए सिंगल पिन होल। हटाओ पिन होल, एक भी पिन होल नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं जाननी, बस हमें 3 लाइन में ये बातें निपटा देनी है, और कुछ खासा हमें इसके ऊपर बहस नहीं करना। Which structure in a confocal microscope is used to obtain image from a single focal plane of the specimen sample? तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास आपका पिन होल। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पिन होल। विच स्ट्रक्चर इन ए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम ए सिंगल फोकल प्लेन ऑफ द स्पीसीमैन। तो हम ये किसके थ्रू कर रहे हैं, पिन होल के थ्रू। ठीक है, आउट ऑफ फोकस जो इमेज होगी वो इससे पास नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। तो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, सब कुछ इमेजिन करो, सेम आपका माइक्रोस्कोप वही है, सेम माइक्रोस्कोप आपके पास वही है, आपके पास माइक्रोस्कोप वही है। ठीक है ना, आपके पास माइक्रोस्कोप वही है। अब आप क्या करो ना, एक थिक एक थिक सैंपल इमेजिन करो। ठीक है, एक थिक सैंपल को आप सपोज इतनी पतली, इतनी बारीक बारीक काट ली आपने, कितनी काट ली, एक थिक सैंपल को आपने 80 to 90 स्लाइसेस में कट कर दिया। ठीक है ना, अब वो आपके पास एक प्लेन है, जिस तरह आपके पास पेज होती है ना, पेज की थिकनेस कुछ होती है, नहीं हम नहीं मानते। तो एक पेज जिस तरह एक प्लेन हो गई, अब उस पूरे को आप उस पेज पे हर एक पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो हर एक पॉइंट को। ठीक है ना, वो आपको एक प्लेन की इमेज मिली। फिर ऐसे ही आप बहुत सारे प्लेन की इमेज देखोगे, और सारे को एक साथ कंबाइन करोगे तो आपको 3D इमेज मिल जाएगा। और एक प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर लाइट फोकस हो रही है, वो कौन करवा रहा है, वो चेंज कौन कर रहा है कि कहीं इधर लाइट फोकस कर रही है, कभी कहीं और। एक ही प्लेन में एक एक प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाइट कौन फोकस करवा रहा है, आपकी स्कैनिंग मिरर। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जब आप लाइट फोकस करवा रहे हो, कभी इधर करवाया आपने, कभी लाइट इधर करवाया फोकस, कभी इधर करवाया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो अब इस समय पे जब आप यहाँ पे लाइट फोकस करवाया, तो जो लाइट एमिट होगा वो भी यहीं से होगा, और यहाँ पे जो करवाया तो लाइट जो एमिट होगी वो भी यहीं से एमिट होगी। तो सारी लाइट रेस को आपके किससे पास करना पड़ेगा? पिन होल के थ्रू। तो जब आप ये चीज़ एडजस्ट करो तो आपको पिन होल को भी एडजस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पिन होल का भी एडजस्टमेंट साथ साथ मेंटेन रखना पड़ेगा कि जो ये लाइट रेज आ रही है वो इसी पिन होल के थ्रू पास करे। अगर आप ये चेंज कर दो, ये सारी ये सब चेंज कर दो, इधर चेंज कर दो, पिन होल बस वहीं पे वहीं पड़ा हुआ है, तो नहीं हो पाएगा। तो पिन होल और ये जो लाइट एमिट हो रही है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड हो सके, ठीक है। तो दोनों ही चेंज होती है, और ये काम कैसे होता है? स्कैनिंग मिरर का। बाकी कुछ तो इमेजिन आप इसे कर पा रहे होगे। देखो, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट पड़ती है, यहाँ पे एक वाइड रेंज में लाइट पड़ती है, और ये आपके पास दिखा रखा था क्या? टू फोटोन सिस्टम वाला। हमें नहीं जानना, हमें एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना, हमने इतनी जान ली बहुत है। लाइट रेज आई डाइकोटिक मिरर के थ्रू होते हुए आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, फिर आपके सैंपल पे पड़ी, ठीक है। और ये फिर डाइकोटिक मिरर के थ्रू पिन होल, और यहाँ पे आप क्या रख लोगे? आप लेंसेज भी यूज़ कर, सॉरी, मिरर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। स्कैनिंग मिरर यूज़ करोगे आप, सो दैट आप एक प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप लाइट फोकस करवा पाओ। ओके। तो हमारे लेक्चर आज का यहीं तक था, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी 3D इमेज देता है, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज देता है, हाई कॉन्ट्रास्ट होती है इमेज की, कंपेयर टू वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी इसकी इमेज ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है ना। स्पेशली ये थिक स्पेसिमेन के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है।